कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का चौथा भाग शुरू करते हैं। दिया सुबह सो करके उठी तो उसने देखा सपना अभी भी सो रही है। दिया ने सपना के पास जा करके सपना को बुलाया। सपना, सपना, और सपना पता नहीं किसके सपनों में खोई थे। उसने नींद में ही दिया का हाथ पकड़ करके अपने कंबल में खींच लिया और जब तक दिया संभलते सपना ने उसे अपने बाहों में चिपका लिया। दिया हड़बड़ा गई और सपना को जगाने लगी। जब सपना की आंख खुली तो उसने कहा, अरे दिया, तुम क्या यार, मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं। उसके ओंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में शरारत। अच्छा, मैं तुम्हें जगाने आई और तुम पता नहीं किसके सपने में खोई हुई थी। मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया और ऊपर से गलती भी मेरी है। कमाल कर दिया यार। सपना ने दिया को छोड़ दिया और बोली, हाँ यार, सुबह सुबह अभिमन्यु सर का सपना देख रही थी। मुझे लगा वो मुझे प्यार कर रहे हैं, इसीलिए। हद है यार, मुझे जो भी मिलता है उसका थोड़ा सा दिमाग हिला हुआ होता है। पहले निधि और तुम अब। दिया ने कहा, अभिमन्यु, अभिमन्यु, जिसको देखो अभिमन्यु की माला जपे जा रहा है। क्या है ये अभिमन्यु? दिया ने झल्लाते हुए कहा। अभिमन्यु सर बहुत ही हैंडसम और समझदार हैं। उन्हें बिल्कुल यह पसंद नहीं है कि कोई उन्हें कुछ कहे, और इंटेलिजेंट भी बहुत है। तुम देख लोगी तो फ्लैट हो जाओगी। उनको बहुत सुंदर हैं वो। अच्छा, सुबह सुबह ये अभिमन्यु पुराण बंद कर और मुझे वॉशरूम कहाँ है ये बता। वो जो भी हैं, मैं कल रात उससे मिल चुकी हूँ। मुझे तो एक नंबर का बदतमीज और अकड़ू लगा। बिल्कुल भी बात करने की तरीका नहीं है। दिया ने मुंह बनाया। अरे सच में? कहाँ, कैसे कैसे मिली और क्या बातें हुई, बताना यार। दिया, प्लीज़। सपना तो जैसे पागल हो गई थी और दिया ने रात की सारी कहानी बता दी। हाय दिया, तू कितनी खुशकिस्मत है यार। काश तेरे जगह पर मैं होती। अभिमन्यु सर से टकरा करके क्या रोमांचक रहा होगा। सपना तो जैसे खो गई। तूने देखा ना कितना हैंडसम है वो? अरे वहाँ बहुत अंधेरा था तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा छोड़ ये सब, मुझे वॉशरूम बताना यार, मुझे सख्त ज़रूरत है उसकी। दिया ने कसमसाते हुए कहा। सपना ने दिया को बाथरूम बताया और दिया ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। वहां से वापस आने पर दिया ने देखा कि सपना फिर से सो चुकी थी। उसने सर को झटका मारा और फिर अपने कामों में लग गई। नीलम को कल रात में बहुत मज़ा आया। बहुत ही शानदार जगह थी। वह पहले कभी ऐसी जगह में नहीं आई थी। वह कल रात के बारे में ही सोच रही थी कि तभी क्षितिज कमरे में आया। वह पूरा तैयार था और जाने के लिए रेडी था। नीलम जी, आप क्या करेंगी पूरा दिन? हमारी गाड़ी तो शाम को 5 बजे है और मैं अब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो आपको कहाँ छोड़ दूँ? क्षितिज ने पूछा। एक काम कीजिए, अब हमें ये रूम छोड़ देते हैं और दिया के पास चले जाते हैं। आप वहीं आ जाइएगा, तब तक हम दिया के साथ रह लेंगे। और मैं उसके बिना नहीं रही कभी, और वो हमारे बिना। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, नीलम ने कहा। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? और नीलम ने कमरे में रखी कटोरी और चम्मच उठा ली। क्या है यह? क्षितिज ने सोचते हुए अंदाज में पूछा। अरे क्षितिज, यह शगुन है। आप इंटरव्यू के लिए आज जाने वाले थे ना, तो मैंने कल ही रात में एक दुकान से दही ले लिया था। इस कटोरी में दही चीनी है। कहते हैं कि कोई किसी जगह किसी काम से जा रहा हो तो खिला करके भेजना शुभ होता है। नीलम ने कहा। अच्छा ऐसा है क्या? तो खिला दीजिए आपका यह शगुन, क्षितिज ने कहा। नीलम ने क्षितिज को दही चीनी खिलाया और फिर दोनों ने अपना सामान ले करके होटल से चेकआउट कर लिया। दोनों टैक्सी पकड़ करके पहले तो दिया के पास गए और फिर क्षितिज अपने इंटरव्यू के लिए नोएडा चला गया। नीलम दिया के पास पहुंची तो वह दिया से बातें करने लगी। उसे दिया से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिया नीलम को लेकर के अपने रूम में गई और उसे दिखाया, फिर सपना से मिलवाया। सपना, यह मेरी दीदी हैं नीलम।
दिया ने नीलम का परिचय सपना से करवाया। नमस्ते दीदी। सपना ने भी नीलम से रिश्ता जोड़ लिया। सपना, दिया का ध्यान रखना, मैंने कभी भी इसे अकेले नहीं छोड़ा है। ये थोड़ी सी गुस्से वाली और सिरफ्री है, तो इसे संभालना, नीलम ने कहा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं दीदी, मेरे होते हुए आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम सब अपने घर परिवार से दूर हैं, तो अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, तो रह नहीं पाएंगे। मेरी प्यारी दीदी, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ आराम से रहूँगी और यहाँ पर मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, दिया ने नीलम का हाथ पकड़ करके कहा। और आप भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप दूसरों के पीछे अपना ध्यान नहीं रखते हो, दिया ने कहा। दोनों 2 बजे तक दोनों बातचीत करते रहे। दिया और सपना ने नीलम को पूरा कैंपस दिखाया। सपना भी नीलम के साथ घुल मिल गई और नीलम के व्यवहार से बहुत प्रभावित थी। करीब 3 बजे क्षितिज वापस आया। नीलम, क्या हुआ क्षितिज, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अरे नीलम जी, आपने जब हमें अपने हाथों से शगुन करवाया था तब भी नाकाम हो। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, 90% चांस है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अरे वाह, ये तो सच में खुशी की बात है। नीलम खुश हो गया। अच्छा, अब चलिए निकलते हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें घर भी चलना है। नीलम के साथ सपना और दिया भी स्टेशन तक गए थे। क्षितिज और नीलम मना करते रहे, लेकिन दिया नहीं मानी। ढेर सारी हिदायतों के साथ नीलम ने दिया को वापस भेजा। दोनों बहनों की आंखें गीली थी और गला रुधा हुआ था, लेकिन अगर दिया को पढ़ना था तो नीलम को यह सहना ही था। ट्रेन चल पड़ी और दिया और सपना वापस हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। दिया जब वापस लौट रही थी तभी सपना बोली, दिया चल, बगल में चांदनी चौक है, वहाँ पर मार्केट लगता है, थोड़ी देर शॉपिंग करते हैं। नहीं सपना, मुझे नहीं खरीदना है कुछ भी, मेरे पास सब कुछ है, दिया ने कहा। अरे चलना यार, बहुत मज़ा आएगा, सपना ने कहा। नहीं सपना, मैं नहीं जा सकती, तुम्हें कुछ खरीदना हो तो खरीद लो, दिया ने मना कर दिया। अच्छा फिर एक काम करो, तुम 10 मिनट यहीं बैठो, मैं अभी आई। मुझे अपने लिए थोड़ा सा सामान खरीदना है, बस यूं गई और यूं आई। दिया ने बहुत रिक्वेस्ट की कि बाद में ले लेना, लेकिन सपना दिया को एक जगह बैठा करके मार्केट में चली गई। जब बहुत देर हो गई तब दिया परेशान होने लगी, क्योंकि अब रात होने लगी थी, वह एक जगह बैठी थी। तभी 3 लड़के आए और दिया को देख करके अश्लील फप्तियां कसने लगे। एक तो रात का मौसम और फिर अनजान जगह, दिया को कुछ समझ नहीं लग रहा था, वह घबरा रही थी। वो लड़के मानने को तैयार न थे। दिया ने वहाँ रुकना ठीक नहीं समझा, उसने सपना का और इंतज़ार करना ठीक नहीं समझा और बिना कुछ सोचे समझे एक तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन लड़के शायद उसके सिचुएशन को भांप गए थे, वे उसके पीछे भागे। दिया अंधेरे का फ़ायदा उठा करके एक पास में खड़े गाड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने शीशा खोला। दिया ने जल्दी से उसे अपनी स्थिति बताई और हेल्प मांगी। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा और दरवाज़ा खोल दिया। दिया एक पल के लिए झिझकी, अगले ही पल वह गाड़ी में समा गई। थैंक यू सो मच आपका, मैं बहुत घबरा गई थी, गाड़ी के चलते ही दिया ने ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के से कहा। गाड़ी चलाते हुए ही उस लड़के ने दिया के बारे में पूछा। दिया ने अपनी सारी सिचुएशन बताई। तभी ड्राइविंग सीट के बगल बैठा हुआ लड़का, जो अब तक चुपचाप बैठा था, फट पड़ा। इतना सेंस नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हें नहीं मालूम था दिल्ली के बारे में तो तुम आई क्यों अकेले? और अगर आ भी गई थी तो अपनी सहेली के साथ रहती। शाम का समय और ऐसे माहौल में अकेले बैठी हो। अगर हम लोग ना आते और हमारा भी क्या भरोसा, अगर हमारी जगह कोई गलत आदमी उस जगह गाड़ी में बैठा होता तो क्या होता? दिमाग खराब हो गया है तुम लड़कियों का, दिमाग तो है ही नहीं। वह लड़का लगातार बोले जा रहा था और दिया सर झुकाए सुन रही थी। उसका दोस्त बोल पड़ा, ना यार। उसका दोस्त बोला, छोड़ ना यार, एक तो वैसे ही घबराई हुई है, ऊपर से उसे डांट रहा है। फिर उसने उसको कहा, आपको कहाँ जाना है? दिया ने बताया, अच्छा ठीक है जी, बस में बैठा देता हूँ, चली जाना। दिया ने कहा, लेकिन मुझे पता नहीं है कौन सी बस जाएगी। वह लड़का फिर से शुरू हो गया और जब सुना लिया तो बोला, साहिल, इनको इनके साथ तुम भी उतर जाना और इनके बस पर बैठा करके आ जाना।
वह लड़का जिसका नाम शायद साहिल था बोला, ठीक है भाई, जैसा कहें। अगले स्टॉप पर गाड़ी रुकी, साहिल चलने लगा और उसके पीछे पीछे दिया। तभी साहिल बोला, ठीक है अभिमन्यु, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। दिया अभिमन्यु नाम सुन करके चौंक गई। उसने गौर से उस लड़के का चेहरा देखने का प्रयास किया जिसको वह पकड़ करके खड़ी थी, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ साफ ना देख पाई। साहिल ने दिया को उसकी बस में बिठा दिया। दिया ने साहिल को थैंक यू बोला और दिया अपने हॉस्टल पहुंची। लगभग 1 घंटे बाद सपना बहुत सारा सामान ले करके पहुंची। दिया ने उसे खूब सुनाया। वह बहुत शर्मिंदा थी और बार बार सॉरी बोल रही थी। दिया ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि जैसे भी है उसको अब उसी के साथ रहना है। ओके, लेकिन आइंदा ध्यान रखना, दिया ने कहा। ओके मेरी 56 छुरी, नाक कान सब खोल करके अब तेरा ध्यान रखूंगी। अच्छा सपना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चल मेस में खाना खाने, दिया ने कहा। दोनों मेस की तरफ रवाना हुए। मेस में पहुंच करके पता चला कि आज से नया रूल आया है, जब तक सीनियर खाना नहीं खा लेंगे कोई भी जूनियर नहीं खाएगा। दिया को जोर का गुस्सा आया क्योंकि सच में उसे बहुत तेज भूख लगी थी। उसने पूछा, किसने ये आदेश दिया है? क्या स्कूल प्रशासन ने? नहीं, यह आदेश अभिमन्यु सर ने दिया है और इसके अलावा भी आज बहुत सारे रूल्स बने हैं जूनियर के लिए और बाकायदा एक पर्चा दिया को पकड़ा दिया गया। जब सब सीनियरों ने खा लिया तब जा कर के जूनियर की बारी आई और दिया खाने पर ऐसे टूट पड़ी मानो कई महीनों से कुछ भी खाया ना मिला हो। सपना उसे ऐसे खाते देख करके जोर से हंस पड़ी, लेकिन दिया खाने में लगी रही, उसे जैसे किसी से कोई मतलब ना हो। खा पी करके सब अपने अपने कमरे में आ गए। दिया ने वह पर्चा निकाला जिस पर रूल लिखा था। उसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे कि सीनियर की इज्जत करना, कैसे कपड़े पहन करके आना है, खाने का रूल और बालों को कैसे बांधना है। ऐसे ही बहुत सारे रूल लिखे थे। नीचे अभिमन्यु लिखा था। जब से मैं कॉलेज में आई हूँ इस अभिमन्यु ने मेरा जीना हराम कर रखा है। शनि की तरह मेरी कुंडली में आ करके बैठ गया है। इसका कुछ इलाज करना पड़ेगा। बहुत लेक्चर देने का शौक है ना। अब मैं बताती हूँ इनको कि दिया क्या चीज़ है, दिया ने गुस्से से कहा। तू क्या करने वाली है अभिमन्यु सर के साथ, दिया सपना ने पूछा। जल्द ही पता चल जाएगा। बहुत लेक्चर देते हैं ना और रूल रेगुलेशन बनाने का बहुत शौक है ना। बहुत सुन लिया मैंने, अब मज़ा चखाती हूँ इनको, तब समझ में आएगा कि दिया क्या है और उसको लेक्चर देने का अंजाम क्या होता है, दिया ने गुस्से से कहा। उठी और फटाफट तैयार हो करके उसने सपना को जगाया। सपना ऊँघते हुए उठी और बोली, गुड मॉर्निंग दिया, जाग गई? हाँ जाग गई और मैं तैयार भी हो गई, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, क्लास में नहीं चलना है क्या, दिया बोली। क्या टाइम हो गया है, सपना ने पूछा। 8:30 हो गए हैं, दिया ने जवाब दिया। सपना जल्दी से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। जब वापस आई तो दिया को देख करके दंग रह गई। दिया सुंदर तो थी ही, गोरा रंग, गोल मटोल चेहरा, लंबे बाल जो ब्राउनी शेड के थे और गुलाबी ओंठ और आंखों में काजल, वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। बालों को उसने एक लंबी चोटी गूंथ रखा था जो नागिन की तरह इधर उधर लहरा रही थी। क्या बात है मेरी 56 छुरी, जानलेवा लग रही हो। आज तो सबकी खैर नहीं, किस पर गिरेगी बिजली आज, सपना ने दिया को छेड़ा। अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर चलो नाश्ता करते हैं। सपना जल्दी से तैयार हुई और वह दिया के साथ मेस की तरफ चल पड़ी। वहां जा कर के पता चला कि अभी सीनियर लोग नाश्ता कर रहे हैं। दिया का पारा चढ़ गया। तभी दिया ने देखा लगभग 6 फुट का एक लड़का जो ब्लैक कलर के जीन्स और हल्के रंग की शर्ट पहना था, पैरों में चमकदार जूते और हाथ में महंगी घड़ी थी। मेस में पहुंचा, उसके साथ उसके दोस्त भी थे जिनके नाम साहिल और गगन थे। सब उसे देख करके चीयर कर रहे थे। अभिमन्यु अभिमन्यु का शोर उठा और वो बिल्कुल लापरवाह अंदाज में चलता हुआ एक टेबल पर बैठ गया। उसकी आंखें नीली थी और वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। दिया ने उसे देखा और दोनों की मुलाकातें याद आ गई। अच्छा तो यही है अभिमन्यु, इस बंदे से उसे कितना सुनाया, यह सोच करके दिया को गुस्सा आ रहा था और तभी उसके दिमाग में इसे सबक सिखाने का और इसके रूल की बैंड बजाने का एक कंबाइंड प्लान आया।
जब सब के बाद सब उसे देखने में व्यस्त थे तभी दिया ने अपना प्लान शुरू कर दिया। वह लहराने लगी और जब तक सपना उसे संभालती और देखती तब तक वह भरभरा करके गिर पड़ी। सब घबराए और सपना झपट करके दिया को पास पहुंची। अभिमन्यु का दोस्त साहिल भाग करके आया और उसने दिया को देखा और बोला, पानी का छींटा मारो। सपना ने दिया को अपनी गोद में लिटा लिया। सब दिया को देख रहे थे। सपना ने हाथों में पानी ले करके दिया के चेहरे पर मारा और बोली, दिया दिया क्या हुआ? लेकिन दिया ऐसे ही पड़ी रही। तभी अचानक से शोर सुनाई दिया उधर से। विष्णु सर आ गए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ? सपना ने पूरा वाकया बताया। विष्णु सर ने पानी हाथ में ले करके एक बार फिर से दिया के चेहरे पर मारा और बुलाया, दिया दिया बेटे। दिया ने हल्का सा आंख खोला और फिर कुनमुना करके पूरा आंख खोल दिया और उठ करके बैठ गई। सब ने राहत की सांस ली। क्या हुआ दिया? अचानक से तुम्हें चक्कर क्यों खा करके गिर पड़ी? विष्णु सर ने पूछा। असल में सर अभिमन्यु सर का आदेश था और फिर उनके रूल के हिसाब से सारी तैयारी करनी थी तो समय लग गया। रात में मैंने खाना नहीं खाया था और सुबह भी। अभी सीनियर के खा लेने के बाद खाना था। बहुत भूख लगी थी इसलिए चक्कर आ गया। दिया ने हल्के हल्के आवाज में और मासूमियत से जवाब दिया। विष्णु सर का पारा 7वें आसमान पर। वह अभिमन्यु की तरफ घूमे और शुरू हो गए। क्यों अभिमन्यु, क्या है ये? अगर जूनियर पहले खाना खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? और फिर जैसे जिसका मन हो वैसे वो बाल बना करके आए। किसी के ऊपर तुम जबरदस्ती नहीं थोप सकते हो। अगर आज इसको कुछ हो जाता तो अभिमन्यु सब सुनता रहा और उसने घूर करके दिया को देखा। दिया ने हल्के से स्माइल दी। अभिमन्यु जल भुन गया। दोबारा ऐसी हरकत की तो समझ लेना और आज से जो पहले आएगा वह पहले खाएगा। कोई सीनियर जूनियर नहीं, ठीक है? ओ मैं सर इसलिए कह रहा था कि जिससे कॉलेज में डिसिप्लिन बना रहे। अभिमन्यु ने सफाई दी। तुम कॉलेज के डिसिप्लिन की चिंता छोड़ो और अपने पढ़ाई पर फोकस करो। उसके लिए फैकल्टी है, समझे? विष्णु सर ने कहा। दिया बेटे तुम बैठो। अभिमन्यु जाओ तुम दिया के लिए नाश्ता लाओ। अभी विष्णु सर का आदेश आया। मैं नाश्ता लाऊं? अभिमन्यु मिमियाया। अब तुमसे कह रहा हूं तो तुम ही लाओगे ना? विष्णु सर ने कहा। जी लाया। और फिर अभिमन्यु नाश्ता लेने चला गया। थोड़ी देर बाद ही आलू के पराठे और नौरंगी अचार साथ में जूस दिया के टेबल पर था और दिया ऐसे टूट पड़ी जैसे कई वर्षों से उसने अब तक ये खाना ना देखा हो। उसे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि ऐसे खाते देख करके सब क्या सोचेंगे। 5 मिनट में ही उसने 2 पराठे खत्म कर दिए और फिर 2 और मंगाया और अगले 5 मिनट में वह भी साफ। विष्णु सर ने कहा, और ले लो? दिया, नहीं सर, आजकल थोड़ा नाश्ता कम कर रही हूँ, वजन बहुत बढ़ गया है ना। दिया ने मासूमियत से कहा। सब जोर जोर से हंसने लगे। विष्णु सर के ओंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और दिया सबको ऐसे देख रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वह मासूमियत से पलकें झपका रही थी और अभिमन्यु तो जला बैठा था दिया से। उसका बस चलता तो वह पता नहीं क्या करता दिया के साथ। अच्छी बात है। अच्छा तुम लोग नाश्ता करो, मैं क्लास में चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ सर, मेरा भी नाश्ता हो गया, दिया ने कहा और उठ करके खड़ी हो गई। वह इस समय अभिमन्यु का सामना नहीं करना चाहती थी और अभिमन्यु दिया को जाते हुए सिर्फ देखता रहा और कुछ ना कर सका। सुबह सुबह उसका पूरा मूड खराब कर दिया। चल यार साहिल, नहीं करना नाश्ता? अभिमन्यु बोला। अबे साले तू क्या चाहता है? मैं भी उसी दिया के जैसे यहाँ गिरा हुआ मिलूं? साहिल बोला। भाई तेरी जितनी ऊंची नाक नहीं है ना हम लोगों की, हम नॉर्मल इंसान हैं, तेरी तरह संत महात्मा नहीं है, हमें भूख प्यास लगती है। तभी गगन बोल पड़ा, और क्या? अब तुझे इस बात से दिक्कत हो रही होगी कि उसकी वजह से तुझे सुननी पड़ी और तुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। क्यों अभिमन्यु, यही है ना? साहिल ने कहा। अबे जो करना है करो, तुम्हें नाश्ता करना है तो करो, ना करना है तो ना करो, मैं तो चला। आज क्लास में कुछ खास पढ़ाई तो थी नहीं। टीचर ने एक दूसरे का परिचय किया और फिर चले गए। अभी वह निकले ही थे कि अभिमन्यु एंड पार्टी याद हम की। सब जूनियर खुश हो गए जैसे कोई हीरो आ गया हो, सिवाय दिया।
उसने नज़र उठा करके भी नहीं देखा। अब मन्नू सीधा दिया के पास पहुंचकर बोला, अच्छा तो तुम वह लीडर हो जिसे सीनियर के रूल से प्रॉब्लम है। तुम्हें तुम्हें ही सीनियर के खाने के बाद खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? अब मन्नू ने दांत पीस करके कहा। अच्छी तरह से जानती हूँ सर, दिया मुस्कुरा करके बोली। आप एक नंबर के अकड़ू, घमंडी और गुस्सैल इंसान हैं। बिना मतलब के किसी पर रोब जमाना और डांटना आपका शौक है। दिया ने अब मन्नू की आंखों में आंखें डाल करके कहा। पूरा क्लास और अभिमन्यु दोनों बुरी तरह से चौंक गए। उन्हें शायद दिया से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर अभिमन्यु ने अपने आप को संभाल करके कहा, अच्छा तो जब मेरे बारे में तुम्हें इतना पता है तो यह भी जानती होगी कि मुझे लड़कियों का इस तरह से बात करना पसंद नहीं है। और रही बात डांटने की, तो मैंने किसको डांटा? शायद आपकी याददाश्त बहुत खराब है, इसलिए आपको याद नहीं है कि अंधेरे में एक मासूम लड़की के हल्के से टकरा जाने पर आप उस पर किस तरह से बुरी तरह से परस पड़े थे, जबकि उसमें जितनी गलती उसकी थी उतनी ही आपके भी थे। आप भी तो देख करके चल सकते थे। और फिर दूसरी बार फिर से उस मासूम और सहमी हुई लड़की को डांटना शुरू कर दिया, जिसको आपके दोस्तों ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया था, बगैर यह सोचे और जाने कि उसके घबराने का और डरने का क्या कारण है। आपने उस डरी सहमी और घबराई लड़की को ढांढस बढ़ाने के बजाय आपने डांटने का शौक पूरा किया था। दिया तो जैसे आज अपना सारा हिसाब बराबर करने को ठान ली थी। आज तो वह महान भाव तुम हो। अच्छा तो वह महान भाव तुम ही थी जो अंधेरे में मुझसे टकराई थी। मुझे अच्छे से मालूम है तुम लड़कियों का, तुम्हें तो बस मुझसे टकराने का बहाना चाहिए होता है बस। अब मन्नू ने घमंड से कहा। अब मन्नू सर, आपको यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। दिया उनमें से नहीं है जो आपके आगे पीछे घूमती रहती। आप होंगे हैंडसम और गुड लुकिंग, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ना ये अपना चेहरे का जादू तो मुझ पर चलाओ मत, क्योंकि मुझे ना तो आप में और ना ही आपके इस क्यूट से फेस में कोई इंटरेस्ट है, और ना ही मैं आपके इस गोरे गोरे चेहरे और नीली आंखों में फंसने वाली हूँ। तो आप पहले तो अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे इन सब से सख्त एलर्जी है और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो किसी के चेहरे पर मर जाएं। आपसे अच्छे तो यह साहिल जी हैं, जिन्होंने 2 बार मेरी हेल्प की, वो भी बिना एक शब्द बोले। पहली बार जब आप अंधेरे में मुझे बिना किसी गलती के डांट रहे थे, और दूसरी बार जब उजाले में आप बिना सोचे समझे अपना शौक पूरा कर रहे थे। तब यही थे जो मुझे ले करके बस पर बिठा करके आए थे, वह भी बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। और रही बात आपकी बात सुनने की, तो आप सीनियर हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना दिया को किसी की मजाल नहीं है जो दिया को सुना करके चला जाए, स्पेशली तब जब उसे उसकी कोई गलती ना हो। तो प्लीज आगे से आप इस तरह की बात को ध्यान रखें, क्योंकि हर समय मूड ठीक नहीं होता और मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से आपके लिए कोई गलत बात निकले। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से आप समझदार हैं, आपको बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो एडवांस में सॉरी। दिया ने अपने मन में भरा सारा कुछ उगल दिया और पूरी क्लास और खुद अभिमन्यु को आश्चर्य से छोड़ करके सपना का हाथ पकड़ करके निकल गई। अभिमन्यु कुछ सेकंडों के लिए वहीं जड़ सा खड़ा रहा और पैर पटकता बाहर निकल गया। रास्ते में सपना ने दिया को कहा, क्या यार, तूने तो अभिमन्यु सर की बैंड बजा दी। तू तो बड़ी खतरनाक है। अच्छा, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोल यार, क्या बात है? तूने विष्णु सर से झूठ क्यों बोला कि कल से तूने कुछ नहीं खाया था, इसलिए मैं बेहोश हो गई, जबकि मेरे सामने ही रात में तूने भरपेट और ठूस ठूस करके खाया था। और फिर तू
कैसे बेहोश हो गई? सपना ने पूछा। दिया खिलखिला करके हंसने लगी और बोली, अरे पागल, मैं बेहोश कब हुई थी? मैं तो नाटक कर रही थी बेहोश होने का। मैं तो ठीक थी। क्या? लेकिन सपना का मुंह शौक में खुला रह गया। जिससे मैं अपने डांटने का बदला ले पाऊं तुम्हारे अभिमन्यु सर से और उनके बनाए गए कानून को खत्म करवा सकूं। और देख लो, मैंने कर दिया। विष्णु सर के मुंह से अभिमन्यु को डांट भी खिलवा दी और उसका तुगलकी फरमान भी खत्म करवा दिया। सपना यार, तुम तो सच में बहुत नखरीली हो। इतना ड्रामा सिर्फ एक डांट का बदला लेने के लिए? सपना ने कहा। दिया अपने किसी भी दुश्मन को नहीं बख्शती है, बदला जरूर लेती है। और अभिमन्यु ने तो बिना बात के मुझसे पंगा ले लिया। अब उसका बदला तो उन्हें मिलना ही था और तेरी वजह से उन्हीं इतनी डांट सुननी पड़ी। पता है बेचारे अभिमन्यु सर, और ऊपर से तूने भी क्लास में खूब सुनाया। सपना बोली। अरे ओ अभिमन्यु की चमची, अब ज्यादा अभिमन्यु अभिमन्यु मत कर। तुझे उसका डांट खाना दिख रहा है और उसने जो बिना गलती के मुझे सुनाया और उसका कुछ नहीं। वाह, दिया को बदला लेना आता है और वह बदला लिए बिना छोड़ती भी नहीं है। उसने अपना बदला ले लिया, बात खत्म। दोनों बातें करते हुए हॉस्टल पहुंच गई। अब मन्नू किसी चोट खाए नाग की तरह फुफकार रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उससे उस तरह से बात करे, क्योंकि उसे आदत पड़ गई थी कि जो भी उसे देखे आहें भरे, स्पेशली लड़कियां तो मरती थी उस पर और उसके पर्सनालिटी पर। लेकिन आज दिया ने उसके उसी पर्सनालिटी की धज्जियां उड़ा दी थी, उसकी सरेआम बेइज्जती की, जो अभिमन्यु से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह गुस्से से पैर पटकता हुआ और इधर उधर टहलता रहा। ओ भाई, चाहता क्या है? पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ बिना किसी काम के बस इधर उधर घूम रहा है और बात पर काट खाने को दौड़ पड़ता है। साहिल ने कहा। यार साहिल, उसने मेरी आज इंसल्ट की है और इसी वजह से मुझे आज सर की डांट खानी पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी लड़की ने अभिमन्यु को इंसल्ट की हो। वो अपने आप को समझती क्या है? अभिमन्यु गुस्से से दांत पीसते हुए बोला। कौन क्या समझती है? और किसकी वजह से क्या हुआ है जो तू इतना बिफर रहा है? साहिल ने कहा। जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। वही लड़की, क्या नाम था उसका? दिया। मैं दिया की बात कर रहा हूँ। आज उसी की वजह से पहले सर ने और फिर उसने खुद ने 2 बार मेरी इंसल्ट की। अभिमन्यु ने कहा। अच्छा, आज तुझे बहुत बुरा लग रहा है, और जब तू यह मासूम लड़कियों के साथ करता था तब तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उन्हें कितना बुरा लगता होगा। याद है रजनी, राखी, शिल्पा और रश्मि, जिसे तूने सबके सामने बुरी तरह से डांटा था और बेइज्जत किया था? उनका सिर्फ यही कसूर था कि वो सब तुझे पसंद करती थी? साहिल ने कहा। अभिमन्यु घूर करके साहिल की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रहा है? मैं तुझे आईना दिखा रहा हूँ अभिमन्यु। और तू दिया से क्यों नाराज है? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या पता सच में उसको भूख की वजह से चक्कर आ गया हो और वह बेहोश हो गई हो, और फिर उसने तो सर को नहीं बुलाया था। साहिल ने कहा। और वो जो क्लास में उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, उसके लिए क्या बोलेगा? उसे वैसे ही जाने दूं? अभिमन्यु तिलमिला करके बोला। यार अभिमन्यु, उसने ऐसा कुछ नहीं बोल दिया जिससे तू इतना गुस्सा हो रहा है। मुझे पता है तुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसने तुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया, कैसे तेरे पर्सनालिटी का जादू उस पर नहीं चल पाया। लेकिन मेरे भाई, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मुझे दिया कुछ अलग लगी, बिंदास, साहसी और किसी से ना डरने वाली। साहिल ने कहा। साले, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, बड़ा गुण गाए जा रहा है उसका। तू मेरा दोस्त है कि उसका है? अगर वह इतनी ही अच्छी लग रही है तो जा उसके पास। मेरे पास क्या कर रहा है? अभिमन्यु साहिल पर भड़क गया। क्योंकि तू मेरा दोस्त है अभिमन्यु, और तू ठंडे दिमाग से सोच। अगर वह तुझसे इम्प्रेस नहीं हुई तो तू बुरा क्यों मान गया?
कोई ज़रूरी तो नहीं है कि दुनिया की हर लड़की तेरे ऊपर मर मिटे। और फिर अगर उसने तेरे आंखों में आंखें डाल करके बिना डरे तुझसे बात कर ली है तो तुझे क्यों बुरा लग रहा है? साहिल ने कहा। सच बोलूं तो मुझे दिया बहुत पसंद आई है। उसके आंखों में एक सच्चाई थी, निडरता थी। मैंने पहले ऐसी लड़की देखी जो तेरे पीछे पगलाई नहीं। भाई मेरी बात मान, सब कुछ भूल जा और उससे दोस्ती कर ले, क्योंकि सच में दिया बहुत अच्छी और सुलझी समझदार लड़की है। आज तेरे जैसे आमहक और गुस्सैल लड़के को वही सुधार सकती है। दिया तेरे लिए परफेक्ट मैच है। जैसे तू है वैसे वह भी है। मैं तो उसका फैन हो गया, साहिल ने कहा। दोस्ती और उससे, उस नखरेली से तो बात करना भी पसंद ना करूं, और तू दोस्ती करने की बात कर रहा है। तू होगा उसका फैन, मैं नहीं। और वैसे भी सालों तुम लोगों को कोई भी पसंद आ जाती है, चाहे जैसी हो, बस लड़की होनी चाहिए। तुम्हारा लार टपकना शुरू हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु को नहीं समझा। मैं तो उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह 7 जन्मों तक नहीं भूलेगी। अभिमन्यु, ये गलत कर रहा है तू। जो हो गया सो हो गया, अब बात यहीं पर खत्म। वह बेचारी पढ़ने आई है, और प्लीज कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करो। वैसे भी वह मुझे शरीफ लड़की लग रही है। भाई भूल जा उसे, मेरी बात मान, साहिल ने कहा। नहीं साहिल नहीं, उसने अभिमन्यु के गुरूर को ललकारा है। उसकी सारी अकड़ और घमंड जब तक मैं मिट्टी में नहीं मिला दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। प्यार और जंग में सब जायज है, कुछ भी नाजायज नहीं है। नहीं अभिमन्यु नहीं, ये सही नहीं है। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं फिर तेरा साथ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बिना गलती के तुम उसे पहले भी सुना चुके हो, और उसने इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि उससे तुम दुश्मनी कर लो। मेरे दोस्त, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दोस्त अभिमन्यु नहीं बोल रहा है, उसका घमंड और गुरूर बोल रहा है। मैं तेरा साथ इस मामले में नहीं दे पाऊंगा, साहिल ने साफ साफ मना कर दिया। और साहिल अभिमन्यु को छोड़ करके चला गया। इस लड़की से पता नहीं ऐसी क्या खासियत दिख रही थी इसको जो वो उसे भाषण दे रहा है। अभिमन्यु बड़बड़ाया। नीलम अपने घर पहुंच करके फिर से अपने कामों में और अपने बच्चों को पढ़ाने में इधर व्यस्त हो गई। क्षितिज रोज गुल्लू को छोड़ करके आता और नीलम से इसी बहाने हाय हेलो हो जाती। क्षितिज जब से दिल्ली से आया था उसके दिल का बुरा हाल था। नीलम के साथ गुजारे एक एक पल उसे याद करके वो उसी में खो जाता था। कितनी शांत और मासूम लड़की थी नीलम। वह नीलम से अपने दिल की बात कहना चाहता था और हर बार यही सोचता था कि आज बोल दूंगा, लेकिन जब उसके सामने पहुंचता तो उसकी बोलती बंद हो जाती और वह नीलम के ख्यालों में खो जाता। नीलम के दिल में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वह भी थी। वह क्षितिज के व्यवहार से आकर्षित थी, क्योंकि क्षितिज ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया था। क्षितिज के सामने बार बार नीलम का वह उदास चेहरा तैर जाता जब वह ट्रेन में अपनी पढ़ाई के बारे में बात करती। उसके चेहरे पर उभरी थी। उसे नीलम से एक अनचाहा सा लगाव हो गया था और वह नीलम के हर गम को, अपना दुख को बांटना चाहता था, लेकिन कैसे? वह हरदम इसी विचारों में खोया रहता था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी छोटी बहन छाया आई और उसने बुलाया, भैया। क्षितिज नीलम के ख्यालों में खोया था और इसी वजह से उसने सुना नहीं। भैया, छाया ने फिर से बुलाया, लेकिन क्षितिज ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। आपकी बार छाया ने क्षितिज के हाथों को पकड़ करके झकझोरा और बोली, भाई। क्षितिज हड़बड़ा करके उड़ गया और बोला, अरे छाया, तुम? क्या बात है? कहाँ खोए हो भाई? मैं कितनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ। मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। बोल, क्या बात है? क्षितिज झेंप गया और बोला, कुछ नहीं भैया, बस मम्मी बुला रही है, इसलिए बुलाने आई थी। ठीक है, चल आता हूँ, क्षितिज ने कहा। जल्दी आना, फिर से ख्यालों में मत खो जाना, छाया ने मुस्कुरा करके कहा। जा रही है कि पीट करके ही मानेगी? क्षितिज ने मुस्कुरा करके कहा। छाया हंसती हुई भाग खड़ी हुई। थोड़ी ही देर बाद क्षितिज अपने कमरे से बाहर आया। बाहर पूरा मजमा लगा हुआ था। क्षितिज ने देखा मम्मी, पापा, भैया, भाभी, छाया, क्षितिज का छोटा भाई शरद और गुल्लू सब बैठे थे।
क्षितिज की आंखें सिकुड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। क्या बात है मम्मी, सब एक साथ क्या डिस्कशन हो रही है? चाचू सब चाची लेने के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए आपको बुलाया है। गुल्लू बीच में टपक पड़ा। क्या? क्षितिज को झटका लग गया। ये मम्मी, क्षितिज ने मुंह बनाया। और क्या आज तेरी दिल्ली वाली मासी का फोन आया था? उनके जेठानी की भतीजी है शीतल, उसी से तेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं। सब दिल्ली में ही रहते हैं, अगर तू कहे तो चल दिखा ले। लेकिन मम्मी जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मेरी जॉब भी नहीं लगी, और फिर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी नहीं करनी है कि इससे नहीं करनी है देवर जी, क्षितिज की भाभी ने कहा। क्या भाभी, आप भी? आपको तो बस मौका चाहिए, आप शुरू हो जाती हैं, और अभी करनी ही नहीं है, क्षितिज ने कहा। क्यों, कोई कारण? मेरी बात मानो, लड़की अच्छी है, एक बार मिल लो जा करके, क्षितिज के पापा ने कहा। ठीक है पापा, देखेंगे बाद में। कैन यू चेंज द टॉपिक प्लीज? अच्छा ठीक है, ये बता कि तेरे इंटरव्यू का क्या हुआ, कुछ बना कि नहीं? पापा ने पूछा। अभी नहीं पापा, बार पूरा चांस है कि सिलेक्शन हो जाएगा, क्षितिज ने कहा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, हो जाए तो। अच्छा, अब आया है तो डिनर करके ही जाना। और फिर थोड़ी देर बाद सब खाना खाने लगे। जब खाना खत्म हो गया तब सब उठ करके जाने लगे, और क्षितिज भी जा करके अपने कमरे में लेट गया और किताब पढ़ने लगा। तभी क्षितिज की भाभी दूध का गिलास लेकर के आई और बोली, देवर जी ये दूध रखा है, इसे पी लेना। अरे भाभी, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे आवाज़ लगा दिया होता, क्षितिज ने कहा। अच्छा, अगर इतना ही ख्याल है तो सबकी बात मान क्यों नहीं लेते? ले आओ मेरे लिए देवरानी, और दिल्ली वाली नहीं तो यहीं वाली सही, भाभी ने क्षितिज से कहा। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं, क्षितिज बोला। अच्छा, अब ये बनाना बंद करो। आप नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा क्या? भाभी ने कहा। सच में भाभी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? क्या पता चल गया है आपको? क्षितिज ने कहा। अच्छा देवर जी, अगर आप मेरे मुंह से ही सुनना चाह रहे हो तो वही सही, भाभी ने कहा। नीलम से बोला कि नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो? और भाभी की यह बात सुनते ही क्षितिज अपनी जगह से उछल गया और आंखें फाड़ करके अपनी भाभी को देखने लगा। आपको क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हम भी तो जासूस करमचंद के चेले हैं, हमारी नज़रों से बचना आसान नहीं है देवर जी, इसलिए यही ठीक रहेगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दें, हम आपका काम करवा सकते हैं। अब क्षितिज के पास कोई बहाना ही नहीं बचा था। हाँ, ये सच है भाभी कि मैं नीलम से प्यार करता हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? हमने तो ये बात किसी को भी नहीं बताई। क्षितिज अब भी शॉक में था। जब तुम अचानक से गुल्लू को लेने और ले जाने लगे तो मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि इसके पहले तो आप कहीं जाने के लिए इतने अच्छे से तैयार नहीं होते थे। फिर जब आपका अचानक से दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना और तभी मुझे पता चला कि नीलम की छोटी बहन का एडमिशन दिल्ली में आया है और उसे नीलम जा रही है तो गुल्लू की छुट्टी रहेगी, बस मैं तभी समझ गई कि मेरे देवर का दिल चोरी हो गया है। भाभी मजे लेते हुए बोली। तो बताओ, सिर्फ दिल्ली सामान उठाने गए थे कि कुछ ढंग का काम करके भी आए हो? बोला कि नहीं नीलम से कुछ, भाभी ने कहा। कहाँ भाभी, डर लगता है कहीं मना ना कर दे, और फिर नीलम बहुत ही सभ्य और शांत लड़की है, इसी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। वैसे मैंने इशारों इशारों में बोला है, क्षितिज ने कहा। अरे देवर जी, इशारों में नहीं, डायरेक्ट बोलो। क्या आप भी लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? एक काम करो, मुझसे मिला दो, मैं आपका काम आसान कर दूंगी, इसमें आपका ही फायदा है। मैं आपकी नीलम से आपका हाले दिल बता दूंगी और घर वालों को भी मना लूंगी, भाभी ने कहा। भाभी जब कहें तब मिलवा दूं, नीलम बहुत सुंदर है भाभी, और उसका दिल भी बहुत साफ और कोमल है, और वो बिल्कुल झील की पानी के जैसे शांत है, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी, क्षितिज ने अपने भाभी से कहा। अरे वाह, तब तो हमें अपने देवरानी से जल्द मिलना होगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो सच में अपने प्यारे देवर की पसंद को घर वालों की पसंद बना दूंगी। कब मिलवा रहे हो? कल, जब मैं गुल्लू को छोड़ने जाऊंगा, आप तैयार रहना, आप, क्षितिज ने कहा। मित्रों,
कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ना आप, क्षितिज ने कहा। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। है कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये जय हिंद, जय भारत। जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ना भूलें।
कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।